બજારની વાતમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પ્રીતિ દલાલ અને આજે બજારની વાતમાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। और जैसे कि आज आप आए हैं और मार्केट हमने देखा कि 25,000 के पार भी गया है। फर्स्ट टाइम निफ्टी ने क्रॉस किया है। क्या अभी हम देख रहे हैं कि ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, लेकिन अभी आगे जा के आप क्या सिनारियो देख रहे हैं? कितना स्ट्रॉन्गर जोन पे अभी जितना मार्केट प्ले कर रहा है उतना ही स्ट्रॉन्गनेस आप आगे जाके भी देख रहे हैं? देख सकते हैं बिकॉज़ मॉनसून की खबर अच्छी है। अभी तक के जो परिणाम आए हैं रिजल्ट्स के, जो आप देखेंगे तो रूरल डिमांड की रिकवरी दिख रही है। खास करके टू व्हीलर सेगमेंट ऑटो में अच्छी एक रिकवरी दिख रही है। दूसरी बात ये है कि रेट कट का ऐलान जो फेड के स्पीच से लगा कि डेफिनिटली सितंबर में 1 तो रेट कट हो सकता है, मगर शायद इस साल में 3 रेट कट। अब रेट कट आएँगे तो क्या चीज़ है कि उनके पास इन्फ्लेशन का कम्फर्ट आ गया और अनएम्प्लॉयमेंट की लेवल्स भी ठीक है। तो ये ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए एक स्टेप ले रहे हैं। तो जब यूएस में या एडवांस इकोनॉमी में ग्रोथ की वापसी दिखते हैं तो आपको ग्लोबल सिक्लिकल्स जो कहते हैं एनर्जी, मेटल्स, ये सब में भी आपको एक डिमांड बढ़ती हुई दिख रहा है और दाम बढ़ेंगे। तो ऐसी स्टॉक्स इंडिया में भी बढ़ सकती है। तो जो अब तक इतने नहीं चले, ये वाले जो स्टॉक है, जैसे मेटल्स की स्टॉक या एनर्जी, एनर्जी तो चलता रहा है। और खास करके इंडिया में अब आरबीआई की पॉलिसी में क्या यूएस के रेट कट का इम्पैक्ट आरबीआई की रेट कट की ओर देख सकते हैं। मेरा मानना है कि इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे आरबीआई, मगर करेंसी मैनेजमेंट, यानी उधर रेट कट हुआ तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल नैरो हो जाएगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए शायद आरबीआई थोड़ी रेट कट की सोच सकती है। मगर मेरे ख्याल में इंडिया में ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ तो स्ट्रॉन्ग है। और मॉनसून से अगर फूड प्राइसेस नीचे आ गए तो आरबीआई के लिए भी एक सिचुएशन बन सकता है कि डेफिनेटली विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से अकोमोडेशन सपोर्ट करने वाली बात तो हो सकती है, पर ये डोमेस्टिक फाइनेंशियल्स के लिए अच्छी बात है। तो इसीलिए बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज की आंकड़े अच्छे आएंगे इसके कारण। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि सभी पॉजिटिव चीज है। अभी बीच में यूएस में इलेक्शन के बारे में जो ट्रम्प के ऊपर ये अपना गन फायरिंग हुआ था, उसके बाद थोड़ी हलचल मची थी, मगर अब देख रहे हैं कि वहां पे एक कमला हैरिस की भी सपोर्ट बहुत बढ़ रही है, क्लोज कॉन्टेक्ट हो रहा है। पर दोनों ही इंडिया के लिए पॉजिटिव दिख रहे हैं मेरे लिए। ट्रम्प आए या कमला हैरिस आ गए, दोनों के लिए इंडिया का रिलेशनशिप स्ट्रांग ही होगा, तो उससे शायद इंडियन बिजनेस, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आईटी सेक्टर में भी थोड़ी रुझान आ सकती है, क्योंकि अगर H1B वीजा ऐसी मैटर में कुछ रिलैक्सेशन मिल गया तो वो भी आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो हम्म જી, તો એક ઓફકોર્સ ગ્લોબલ સંકેતો કેવા આવે છે, પણ જે યુએસમાં હવે જે મેઇન પ્લે આઉટ થઈ રહ્યું છે, એક ઇલેક્શન્સ છે અને જે રીતના રેટ કટ્સ ક્યારે આપે છે, મે બી સપ્ટેમ્બરનું એક ઇન્ડિકેશન આપ્યું છે, પણ આપણે જોવાનું રહેશે કે કઈ રીતના આ બંને ફેક્ટર્સ પ્લે કરે છે। પણ दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो बीजी बाजू આપણે જોઈએ તો ઘણા બધા જે સાયક્લિકલ સેક્ટર્સ પણ કામકાજ અહીંયા કરી રહ્યા છે ને અહીંયા કામકાજ કરતા બી રહેશે। અને બીજી બાજુ ઘણા બધા આપણે सुनील जी, दूसरी बाजू हम जो देख रहे हैं वो है कि एक हम सेक्टर रोटेशन भी देख रहे हैं। यहाँ जैसे अभी फार्मा लीड कर रहा है, आईटी अभी लीड कर रहे हैं मार्केट्स को। एफएमसीजी की हम बात करें तो वहाँ भी अब अपमूव देखने को मिल रही है। आप ये सब सेक्टर्स और दूसरे सेक्टर्स कहाँ आप देख रहे हैं कि जो साइक्लिकल टर्नओवर में आगे बढ़ सकते हैं? के उतने नहीं चली है, तो शायद एक रोटेशन ऑफ मनी भी हो सकता है। कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करके अपना रीडिप्लॉय करेंगे ऐसी सेक्टर जहाँ पे इतनी दिन से नहीं चली। और समझिए कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के पास तो एसआईपी का बुक बहुत स्ट्रांग आ रहा है। वहाँ पे क्या है कि उनका मल्टी कैप एक्सपोजर होता है, तो वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी सेक्टर किसी भी कैप का स्टॉक को खरीद सकते हैं। तो सेक्टर रोटेशन म्यूचुअल फंड के कारण भी आ सकता है। जी,
साथ में जो बहुत काउंटर्स चल गए हैं, जैसे कि हमने पीएसयू सेक्टर्स समझिए कि डिफेंस में वो आ गए, और रेलवे सेक्टर, यहाँ हमने खास बहुत ये सेक्टर्स चले हैं। क्या अभी कुछ है जगह निवेश करने की यहाँ? देखिए, वहाँ पे थोड़ा लंबा अवधि आपको देनी चाहिए। अभी 1 साल, 2 साल में उधर आई थिंक जो भी अर्निंग्स आने हैं, वो सब डिस्काउंट हो चुके हैं और बहुत पैसा आ गया उस सेक्टर में क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी आप देखिए कुछ आईपीओस आए हैं, एनएफओस आए हैं म्यूचुअल फंड के जहाँ पे एनर्जी क्षेत्र पर और डिफेंस क्षेत्र पर, जहाँ पे बहुत पैसा गया है इन स्टॉक्स में और पीएसयूज़ का एनर्जी में और इस एरिया में इंफ्रा में और इस सेक्टर में बहुत से कंपनियाँ हैं, तो उधर अब्सॉर्ब करने के लिए उनके पास उतना लिक्विड स्टॉक नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट होल्डिंग मेजॉरिटी है। तो जो भी पैसा उधर गया है उसके कारण ये दाम बहुत बढ़ चुकी है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा पॉज़ रहेगा उधर। कुछ ऑपरेटर्स शायद उधर प्रॉफिट बुक करेंगे और जैसे आपने कहा सेक्टर रोटेशन में वो पीएसयूज़ में प्रॉफिट बुक करके वा बाकी सेक्टर्स में जा सकते हैं। तो उसके कारण मेरा ख्याल है कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अब शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा गेन्स सुनील जी, जैसे कि मैं ब्रेक के पहले आपको बता रही थी, कैसे देख रहे हैं आप ये न्यू अपकमिंग एरियाज पावर सेक्टर, जहां हम बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, हाइड्रोजन एनर्जी कहिए, ग्रीन एनर्जी कहिए, और सभी सोर्स से, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, कैसे आप देख रहे हैं ये एरियाज में? अभी आप निवेश करेंगे कि इट्स टू अर्ली? नहीं, नहीं, मैं इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि क्या है ना इसमें कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में है ना, जो 7 और 8% ग्रोथ अब मान लीजिए तो नॉमिनल जीडीपी का 12%। तो समझिए कि अगले 10 साल में 120% इफेक्टिवली हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी उतनी बढ़ने वाली है, डबल होने वाली है। और चीज़ क्या है कि फॉसिल फ्यूल के ऊपर इंडिया का डिपेंडेंस बहुत है। 83% हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी ऑयल का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे डॉलर का इंपोर्ट बिल भी बढ़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट पे भी असर पड़ रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ध्यान बहुत है। आज हमारे टोटल रिक्वायरमेंट में 70% अभी फॉसिल फ्यूल से ही भर रहे हैं। 30% ही रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। इसलिए गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्लान है कि 2030 के अंदर ये 30% को 50% तक बढ़ाना की ज़रूरत है। अब उसमें करीबन 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का निवेश ज़रूरी है। अब ये आपने बताया कि सोलार के ऊपर बताया, हाइड्रोजन के ऊपर बताया, पर सबसे इम्पोर्टेंट बजट में भी बात हुई न्यूक्लियर पावर पे, जहाँ प्राइवेट सेक्टर को भी उन्होंने आमंत्रित किया है कि अभी वो न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग प्लांट सेटअप करती है। तो यहाँ पे एक तेज़ी मैं देखूँगा और बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि देश की हालत के लिए फिस्कल डेफिसिट सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो गवर्नमेंट सबसे ज़ोर देगी इसके ऊपर और यहाँ पे क्या है कि एक्जिस्टिंग पावर प्रोड्यूसर्स जो है, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, वही रिन्यूएबल एनर्जी में एक्सपैंड करेंगे। तो यानी आपको नई कंपनी खाली सोलर वाली कंपनी भी है, मगर ऐसी ढूँढने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ हर कंपनी अपना एक्सपेंशन ऑफ दिस पावर कैपेसिटी रिन्यूएबल सोर्सेस में ही करेगी। तो बहुत निवेश होने वाला है और इससे ना ही आपको पावर सेक्टर की जो कंपनियाँ हैं उसके ऊपर मगर जो कैपिटल गुड्स सप्लायर्स होंगे इन प्लांट्स को सेटअप करने के लिए, उनके लिए भी बिज़नेस बहुत बढ़ेगा। तो मैं बहुत बुलिश हूँ यहाँ पर और डेफ़िनेटली निवेश मैं जारी रखूँगा इसमें। दूसरा जो उभरता हुआ एरिया है वो है स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस। यहाँ आप कैसे देख रहे हैं? इसमें भी हमने बजट में देखा कि बहुत सारे केमिकल्स भी जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वहाँ भी हमने इम्पोर्ट ड्यूटी कम होती हुई दिखी है। ये सेक्टर पे आप कैसे देखेंगे? इसमें चाइना का डर है क्योंकि चाइनीज़ इकोनॉमी बहुत डाउन में चल रही है और वहाँ पे भी वो शायद कुछ अपने स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में कुछ फिस्कल मेजर्स एंटी डंपिंग ड्यूटी जिसे कहते हैं वैसे कुछ कर सकते हैं चाइना। तो वही बिगेस्ट रिस्क है हमारी स्पेशलिटी केमिकल्स क्योंकि इतने साल से जो उम्मीद आई थी वो थी कि चाइना में ये केमिकल फैक्ट्री क्योंकि बहुत पॉल्यूशन कर रहे हैं उनके रिवर्स में, इसके कारण चाइना थोड़ी गो स्लो कर रही है तो इसलिए इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी बन रहा था। पर अब देख रहे हैं कि चाइना में ओवरऑल इतना स्लो डाउन हो गया तो गवर्नमेंट वहाँ पे भी रीथिंक थोड़ी कर रही है। तो यहाँ पे इसलिए बजट में गवर्नमेंट ने ये सब अनाउंस किया है टू बूस्ट इट। तो चाइना के काउंटर एक्शंस भी स्टडी करने पड़ेंगे यहाँ पर, मगर गवर्नमेंट का सपोर्ट तो ज़रूर है। मगर चाइना के ऊपर मेरा ध्यान होगा कि वो क्या करती है, उससे हमारी स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री का फ्यूचर हम थोड़ा जानकारी और ज़्यादा ले सकते हैं।
एब्सोल्युटली। थोड़ा वेट एंड वॉच करना जी। पड़ेगा। साथ में अगर हम कंज़म्पशन की बात करें, वो बेसिक कंज़म्पशन हो या कंज़्यूमर डिस्क्रिशनरी हो, यहाँ आप कैसे अभी आगे जाके ट्रेंड देख रहे हैं? रूरल रिकवरी के हमको जो थोड़े बिट्स एंड पीसेस में जो स्पार्क्स दिख रहे हैं, आपको लगता है कि आगे यहाँ से एक अच्छी डिमांड आ सकती है क्योंकि मॉनसून अच्छा हो रहा है? साथ हाँ, में अगर बिल्कुल। हम देखें तो अर्बन भी थोड़ा एक स्लो डाउन हमने देखा था क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। कैसे आप देखोगे ये कंजम्पशन और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी प्रोग्रेस होते हुए? डेफिनेटली मैं और एक बात कहूँगा कि आपने फूड प्राइसेस के कारण इन्फ्लेशन की बात करी अर्बन में, मगर ये सेम फूड प्राइसेस के कारण बेनिफिट मिला है रूरल फार्मर्स को। जी, तो एब्सोल्युटली, तो जी। किसी का नुकसान तो किसी का इसलिए मुनाफा मैंने होता है। वो अर्बन अर्बन में डाला है, फार्मर में नहीं बोला। जी, सर। सो रूरल के लिए पॉजिटिव है रुझान, जी। क्योंकि जैसे आपने कहा ऑलरेडी फूड प्राइसेस हाई है, तो उधर फार्मिंग कम्युनिटी के लिए है। सेकंड, गवर्नमेंट ने भी बजट में करीबन पौने 2 लाख करोड़ खर्चा एग्री रिलेटेड सेक्टर में बजट में एलोकेशन दिया है। तो वो पैसा का ट्रिकल डाउन इफेक्ट डेफिनेटली रूरल पॉपुलेशन के अंदर दिखेगा और इनकम्स बढ़ेगी। तीसरी बात मैं कहूंगा कि अगर रेट कट का रुझान आता है, तो डेफिनेटली आपको ईएमआईस घटेंगे। तो ईएमआईस घटेंगे तो रूरल के डिमांड कहाँ पे देखिए, टू व्हीलर फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट उनके लिए टू व्हीलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रास्ते उतने खराब है, तो टू व्हीलर से ही वो झेल सकते हैं। तो टू व्हीलर डिमांड पे मैं बहुत फोकस करूंगा इनिशियली। सेकेंड, अभी फेस्टिवल सीजन, अभी आज कुछ ही महीने में आपको आ जाएंगे गणपति, गणपति से फिर दशहरा, फिर दिवाली। तो फेस्टिवल सीजन का भी जो बोनसेस होते हैं, एम्प्लॉयमेंट वाले बोनसेस, अभी इंडिया का देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत से सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में भी उन्होंने फैक्ट्रीज खोले हैं। तो वहां पे भी जो बोनसेस मिलते हैं, तो रूरल डिमांड के लिए वो दिवाली के टाइम में फेस्टिवल बोनस के कारण भी कंजम्पशन बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल में एक कंजम्पशन विल बी द रिवाइविंग सेक्टर, जो अभी तक उतनी नहीं चली है। तो मेरा बेट थोड़ा ज्यादा कंजम्पशन में होगा। और इसके साथ मैं जिन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां, बैंक्स, जिनका रूरल में नेटवर्क अच्छा हो, उनको चुनूंगा। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक तो आती है, मगर इवन प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ गिने चुने एनबीएफसी का भी एक नेटवर्क अच्छा फैला है। कोई अल्टीमेटली टुडे बाय नाउ पे लेटर इवन रूरल इंडिया में आ गया है। तो वो लोग, सब लोग उसको लोन के थ्रू खरीदते हैं, और ये चीज कंजम्पशन के लिए बहुत ब्यूटीफुल है। तो इसलिए मैं फाइनेंशियल सर्विसेज और रूरल कंजम्पशन को साथ में जोड़ के देखूंगा। और ख्याल मेरे लिए ये अगले 6 महीना आपको अर्निंग्स के नंबर्स भी अच्छे आएंगे इन कंपनियों के, और वैल्यूएशंस भी बढ़ सकते हैं। तो डबल इम्पैक्ट आएगा आपको पोर्टफोलियो में। हुँ। जब भी आपने फाइनेंशियल सर्विसेज़ को मेंशन किया, बैंकिंग एज़ अ सेक्टर वो एक बैकबोन है, हम जानते हैं ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए और अदरवाइज़ एज़ वेल। कैसे आप देख रहे हैं? अभी आप कौन से एरियाज़ में ध्यान रखेंगे? प्राइवेट पीएसयू तो है ही, लेकिन अभी एनबीएफसीज़ में आपको लगता है कि पिकअप हमें नज़र आ सकता है? जो हमने देखा था, बीच में एक थोड़ा लल देखा। सो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर पर से आप पूरा कैसे पोर्टफोलियो में निवेश करेंगे? मेरे को जो भी, जैसे मैंने कहा ना, एक रूरल ओरिएंटेड, रिटेल ओरिएंटेड जी। फोकस, सो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, राइट, अपना माइक्रो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, और इन सब के लिए अभी माहौल क्या हुआ है, एक रेट कट का जो है, उनको अपनी बोरोइंग कॉस्ट भी कम हो सकती है। तो नेचुरली उनके निम्स में भी कुछ थोड़ी एक्सपेंशन आ सकती है। और जैसे ही रूरल इकोनॉमी में पैसा आता है, तो एनपीएस भी घटते हैं, बिकॉज लोग अपना पुराना लोन को भरा देते हैं। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि नेटवर्क इंपॉर्टेंट है। रूरल में जिसका ऑलरेडी एस्टेब्लिश नेटवर्क है, चाहे वो गोल्ड फाइनेंस कंपनी हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या होता है कि वो थोड़ा सेफ्टी ओरिएंटेड सेक्टर है, जहाँ पे फॉरेनर्स का ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वेल नोन होते हैं। तो वहां पे क्या है कि एक आउटलुक फॉरेनर का भी देखना पड़ता है। तो बिजनेस अच्छी हो सकती है, मगर शायद वैल्यूएशन में फॉरेनर्स का उसमें इंटरेस्ट ना हो, तो शायद दाम बढ़ेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल में एक सेफ्टी ओरिएंटेड के लिए आप लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को पोर्टफोलियो में रख सकते हो, मगर ज्यादा एलोकेशन में मिड एंड स्मॉल बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, और बाकी के जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के कंपनियां हैं, राइट, मेन फैक्टर जिसका ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश रूरल नेटवर्क होना चाहिए, यानी बी बी कैटेगरी और सी कैटेगरी सिटीज में उनका प्रेजेंस होना चाहिए। उनके बिजनेस में बहुत बहुत उछाल देख। हुँ।
जैसे वैल्यूएशन की जब भी आपने बात की तो अपने मार्केट्स एनी विच वेज ओवर वैल्यूड है, अभी वैल्यूएशन बहुत हाई है। एफआईआईएस का तो पता नहीं, लेकिन हम रियायस तो अच्छी तरह से अभी इतने वैल्यूएशन पे भी निवेश कर रहे हैं। लेकिन वो सभी जो निवेश आ रहा है वो इक्विटी मार्केट में आ रहा है। तो अभी हम ऐसा मान के चले कि वो डेट मार्केट का ज़माना चला गया, कैसे करेंगे? और अगर ऐसा है तो एसेट एलोकेशन की फॉर्मूला जो सब है वो तो बिखर गई लगती लग रही है। नहीं, पहली बात, मैं आपका पहला स्टेटमेंट से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। यह आपने कहा कि इंडियन मार्केट्स ओवर वैल्यूड है। मेरे ख्याल में स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में ही वैल्यूएशन ज्यादा है, लार्ज कैप्स ओवर वैल्यूड नहीं है। अभी भी निफ्टी या टॉप 100 कंपनीज की देखें, 1 ईयर फॉरवर्ड की 20 के करीब है, हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज 19 के करीब है, तो थोड़ा लिटिल ओवर वैल्यूएशन। बट आप देखें तो अपनी ग्रोथ पोटेंशियल बाकी देश के मामले, फॉरेनर की बात करी हमने, फॉरेनर्स क्या देख रहे हैं, उनके लिए इंडिया एक स्टॉक की तरह है। तो इंडिया का स्टॉक में वो प्राइस इक्विटी रेशियो खाली नहीं देखते, प्राइस इक्विटी बाय ग्रोथ, पेग रेशियो कहते हैं, पीईजी। तो ग्रोथ को जो डिस्काउंट कर रहे हैं ना, उससे मैं नहीं कहूंगा कि लार्ज कैप या लार्ज और मिड कैप क्षेत्र में इंडिया ओवर वैल्यूड है। मैं कहूंगा रीजनेबली वैल्यूड है, थोड़ी स्लाइट ओवर वैल्यूएशन। मिडिल स्मॉल कैप में बात अलग है, क्योंकि जैसे आपने कहा डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स के पास एसआईपी के थ्रू बहुत पैसा आ रहा है, मगर वो ज्यादा, आधा पैसा से ज्यादा स्मॉल कैप, मिड कैप और सेक्टरल फंड में आ रहा है। तो इसीलिए उनको स्मॉल एंड मिड कैप खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि चॉइस नहीं है। सेबी के नियम बहुत टाइट है कि 65% स्मॉल कैप फंड में स्मॉल कैप स्टॉक ही खरीदनी चाहिए। तो इसीलिए वो एक कॉन्सेंट्रेटेड फ्लो वहां पे जा रहा है और उनकी दामें बढ़ चुकी है। तो मेरे ख्याल में अभी भी शायद फंड मैनेजर्स थोड़े रिएलोकेट करेंगे जहां पे उनके पास फ्रीडम है, जैसे मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप या लार्ज एंड मिड कैप, ऐसे डाइवर्सिफाइड फंड्स में मेरे ख्याल में वो थोड़ा लार्ज कैप कंपोनेंट को बढ़ा देंगे फॉर वैल्यूएशन। सेकंड बात आपने की, तो लिए मेरे लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखे, अगर आप 50-60% लार्ज कैप में रखेंगे तो मैं कहूंगा कि वैल्यूएशन की डर नहीं है। अब एक्सेसिवली स्मॉल एंड मिड कैप में रखेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको ओवर वैल्यूड लग रहा है, मगर अब अगर आप 5 साल की टाइम फ्रेम में रख रहे हैं तो एक्चुअल अर्निंग स्मॉल कैप एंड मिड कैप की आके इसको जस्टिफाई करेगी, ये उम्मीद मेरे मन में है। मगर बीच में वॉलेटिलिटी जरूर हो सकती है, क्योंकि लिक्विडिटी कम है, ऑपरेटर्स ज्यादा है, तो थोड़ा धैर्य रखने चाहिए। स्मॉल एंड मिड कैप में आप निवेश करके वेट करें, मगर 5 साल के लिए वेट करेंगे तो ये सबको टाइड ओवर करके आपको पैसा बनेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उतना वैल्यूएशन के ऊपर डरूंगा नहीं, ओके, एक्सेप्ट जो क्षेत्र मैंने कहा। बट आपने कहा कि क्या फिक्स इनकम का जमाना चला गया? देखिए, फिक्स इनकम में बात करें तो पिछले साल के पहले साल में टैक्स बेनिफिट जो था डेट फंड्स के लिए, उसको निकाला गया इंडेक्सेशन। बट अब क्या किया कि इंडेक्सेशन को प्रॉपर्टी से भी निकाला गया, और अब क्या है कि लॉन्ग टर्म टैक्स को 12.5% डेट को भी आता है ना, तो इससे मेरे ख्याल में अभी बैंक डिपॉजिट से थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगी है डेट, राइट। अब क्या है कि डेट में एसेट एलोकेशन के तौर पर अगर एक इक्विटी में ज्यादा निवेश कर रहे हैं और आपको डेट भी चाहिए, तो बैलेंस्ड फंड्स है ना, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स है, इनमें निवेश कर सकते हैं, इनमें निवेश आ सकते हैं जहां पे थोड़ा एलोकेशन डेट में फंड मैनेजर करे देगा, आपको डायरेक्टली लेने की जरूरत नहीं है। और ज्यादातर इन फंडों में आपको इक्विटी टैक्सेशन मिलता है, और अगर इक्विटी टैक्सेशन ना भी मिले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स फाइनेंस मिनिस्टर ने सबको 12.5% कर दिया। जी। तो मैं कहूंगा कि हाइब्रिड कैटेगरी में एक रुझान आ जाएगा इसके कारण। अब प्योर डेट एसेट एलोकेशन में मैं नहीं मानता हूं कि किसी को डेट टू इक्विटी को इतना आसानी से बदलना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर से बढ़ता है। आपका रिस्क कंफर्ट कैसा है? रिस्क कंफर्ट ज्यादा है तो इक्विटी में डाल सकते हैं, रिस्क कंफर्ट कम है तो डेट में डालिए, वो टैक्सेशन ये सब बात अलग है। अगर जी। आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आपको डेट में ही डालना चाहिए, क्योंकि इक्विटी हाई रिस्क सेगमेंट है, तो वो टाइप ऑफ इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड होता है। और इंटरेस्ट एलोकेशन के लिए हाइब्रिड ही एक्सेलेंट चॉइस है, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। और ओवरऑल मैं कहूंगा कि इंडिया की फाइनेंसिंग के लिए बैंक एक पार्ट करती है, मगर म्यूचुअल फंड्स भी एक खास चीज है जो कॉर्पोरेट सेक्टर की बोरोइंग प्रोग्राम को सेटिस्फाई करती है। तो डेट फंड्स में पैसा आकर मैं कहूंगा कि आपको बैंक डिपॉजिट से डेट फंड्स में बेटर रिटर्न मिल सकता है, मगर कंपैरिजन आपका डेट का बैंक डिपॉजिट के साथ होना चाहिए, नॉट विद इक्विटी म्यूचुअल। एब्सोल्युटली जी।
તો કમ્પેરિઝન જો તમારે કરવું હોય તો ઇક્વિટીનું માર્કેટનું એફડી સાથે નહીં પણ એફડીનું તમારે ડેટ માર્કેટ સાથે કરવું જોઈએ કારણ કે એમાં ઓલવેઝ ડિફરન્સ રહેશે પણ તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટને સેફ ગાર્ડ કરવા માટે ઇક્વિટી સાથે डेट में एक रोकाण जरूरी है। सुनील जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके वैल्यूबल व्यू पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા પર જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે। નમસ્કાર।